अस्सलाम वालेकुम। अब हम रेग्रेशन एनालिसिस करने जा रहे हैं। आपको पता है कोरिलेशन के साथ हमने रेग्रेशन को भी डिफ़ाइन किया था कि कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन नहीं होता, जबकि रेग्रेशन में काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन होता है। इसे रेग्रेशन एनालिसिस भी कहते हैं, इसे रेग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं, इसे फिट और एस्टिमेट द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई ऐसा भी सवाल आ सकता है। एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यूज़ ऐसा भी सवाल आ सकता है। एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यूज़ ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 30 ऐसे को कंडीशन भी लग सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक है रेग्रेशन एनालिसिस और रेग्रेशन लाइन, रेग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं इसे। रेग्रेशन रिलेशन भी कहते हैं इसे। ठीक हो गया। हम कोशिश करेंगे कि हम फार्मूला को साथ लेके चलें और आपको कोई भी चीज़ जो है वो रोट मेमोरी के थ्रू रट्टा ना लगानी पड़े। आपका फार्मूला आपको बताए कि हमने क्या करना है आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट्स क्या आ सकती हैं। हम वन बाय वन वो सॉल्व करेंगे। ए स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, फिट और एस्टिमेट द रेग्रेशन इक्वेशन। फिट और एस्टिमेट दी रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन भी कह सकते हैं इसे। फिर आगे वो मेंशन कर देगा कि कैसे y ऑन x करनी है या x ऑन y करनी है। अगर वो कोई चीज़ मेंशन नहीं करता तो हम y ऑन x कर देंगे खुद ही। ठीक है, y ऑन x हम पहले सीखेंगे और y ऑन x जैसे अगर वो कहेगा फाइंड द कोरिलेशन तो हम पियर्सन ही करेंगे। ऐसे ही अगर वो कहेगा फाइंड द रेग्रेशन लाइन तो हम y ऑन x ही करेंगे। अब ये y ऑन x क्या है, इसका मतलब क्या होगा, ये हम नेक्स्ट डिटेल से करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि y डिपेंड्स ऑन x, इसका मतलब होगा y डिपेंड्स ऑन x। x ऑन y का मतलब होगा x डिपेंड्स ऑन y। इससे पता चल जाएगा हमें कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इसके बाद जो b होगा वो क्या होगा, सब्र से सीखते जाना आपने। ठीक है, आपको खुद ही आपके सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। b होगा एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यूज़, एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यूज़। अब ये ट्रेंड वैल्यूज़ के कई नाम हैं। इसका नाम प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ भी है, इसका नाम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी है। ये कैसे निकलेंगी आने वाले लेक्चर में हम यही देखने जा रहे हैं। इसके बाद जो सी स्टेटमेंट आ सकती है पेपर में या रेग्रेशन में वो होगा एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x इज इक्वल टू 30। फिर आगे लाइन दे देगा वो। ठीक है, ये केस लिख लें, एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y when x इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता है। अब इससे हमने खुद पता लगाना होता है कि ये y ऑन x का केस है या x ऑन y का केस है। हम पहले a पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर b पे आएंगे, फिर c पे आएंगे। जब a सॉल्व हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट b की आपको समझ आएगी। ठीक है, इसके बाद d और e भी होगा, वो भी मैं स्किप करूँगा, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अभी हम रेग्रेशन इक्वेशन को सीखेंगे कि ये क्या होती है। उससे पहले हम यहाँ पे फार्मूलाज़ की स्कीम पहले समझ लेंगे कि इसमें कौन से फार्मूलाज़ यूज़ होंगे और इसे कैसे यूज़ करेंगे। गॉट इट। यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन आएगा पेपर में वो दो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होगा। जैसे कोरिलेशन का फार्मूला कोरिलेशन का डाटा दिया जाता है, ऐसे ही रेग्रेशन का डाटा दिया जाता है। एक्स कॉलम दिया जाएगा हमें, वाई कॉलम दिया जाएगा, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दे दी जाएंगी। फिर हमने फाइंड आउट करना है जो भी वो हमें कहेगा। तो रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, हम दो तरह से ये सीखेंगे। समटाइम वो हमें शर्त आयद कर देते हैं कि y ऑन x निकालें, समटाइम वो x ऑन y कह देते हैं, ऐसी वर्डिंग वो यूज़ करते हैं। तो फिर तो हमें शर्त माननी पड़ती। अगर वो ऐसा ना कहें तो वो कोई पेपर में
क्वेश्चन में कोई इशारा छोड़ते हैं तो उससे हमने समझ लेना कि ये y ऑन x का केस है या x ऑन y का केस है। समटाइम वो हमें बाउंड ही नहीं करते, तो हमारी मर्ज़ी, हम जो भी करें तो फिर हम y ऑन x ही करेंगे। गॉट इट। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा? सबसे पहले तो रिग्रेशन लाइन समझनी होगी। जब कहा जाता है y ऑन x, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है y डिपेंड्स ऑन या अपॉन x, ठीक है। यानी y मुनहसिर है x पे, y डिपेंड कर रहा है x पे। इसमें से इंडिपेंडेंट वैल्यू कौन सी हुई? y तो डिपेंडेंट हो गया ना, वो बता रहा है। y वैल्यू होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी x, क्योंकि x पे डिपेंड किया जा रहा है। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है। इस चीज़ को वो पेपर में ऐसे भी दे सकता है, y ओवर x। इससे पता चला कि जो बटे के नीचे होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। याद हो गया? तो जो भी हमारा फार्मूला होगा, हम अपने फार्मूला में बटे के नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे। बटे के नीचे कौन सा वेरिएबल रखेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे। अगर y ऑन x का केस होगा तो बटे के नीचे x की सीरीज़ आएगी, ठीक है, जैसे कोरिलेशन में आई थी। कोरिलेशन में y की भी आई थी, x की भी आई थी, उसमें से एक स्किप कर देंगे। गॉट इट? ये कैसे होगा अभी हम देखते हैं। इसी तरह से जब कहा जाता है x ऑन y या फिर x ओवर y, तो इसका मतलब क्या होता है? x डिपेंड्स ऑन y। इसमें x क्या है? डिपेंडेंट है। बाहर की वैल्यू हमेशा डिपेंडेंट होती है और अंदर की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। क्या समझ आई आपको बात? पहला केस क्या था? y ऑन x, दूसरा केस है x ऑन y। इनमें कौन सा डिपेंडेंट है, इनमें कौन सा डिपेंडेंट है? समझ आ गया? इसमें y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। इसमें x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है। अब दोनों के फार्मूलाज कैसे बनेंगे? सबसे पहले दोनों की लाइन बनाएंगे। हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमने जब भी क्वेश्चन शुरू करना है, हमने अपना x कॉलम बना लेना है, y कॉलम बना लेना है और नीचे रिग्रेशन लाइन बनानी है। अगर उसने हमें कहा y ऑन x का केस है, वो हमें पेपर में बता रहा है, तो हम लाइन कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। इसमें y इंटरसेप्ट, b जो है बीटा, ये स्लोप को शो करता है। जो हमारा ग्राफ बनेगा हमारे क्वेश्चन का, स्लोप उसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये शो करता है बीटा स्लोप, यानी b के साथ जो वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट की होगी, ठीक है। अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आए, उसने हमें x कॉलम भी दे दिया, y कॉलम भी दे दिया और उसने कहा कि x ऑन y मालूम करें, तो हम सबसे पहले x ऑन y लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। b के साथ हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। आपको लाइन बनानी आ गई? अगर लाइन बनानी आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको पेंडिंग करेंगे, लेकिन फार्मूला सीख लेते हैं, बाद में हम न्यूमेरिकल इसका निकालेंगे। इज दैट क्लियर? अब आपको ये चीज़ सीखनी है कि जब लाइन बन गई तो x और y कॉलम हमें दिया गया होगा, हमने फाइंड क्या करना है? इसमें a फाइंड आउट करना है और b फाइंड आउट करना है। x और y हमें दिया गया होगा, ठीक है। तो b का फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। b का फार्मूला क्या होगा? आपको पता है कोरिलेशन का, पियर्सन का फार्मूला, उसके बटे के ऊपर ही क्या होता है? वो यहाँ पे आ जाएगा। बटे के ऊपर वाली सिनेरियो यहाँ पे आ जाएगी। क्या थी? n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ये ऊपर वाला सिनेरियो था। आपको ये भी याद होगा कि बटे के नीचे x का भी था और y का भी था, ऐसे ही था ना। जैसे मैंने फ़न करते हुए आपको बताया था कि ये x और y की फैमिली है, ये उसके बच्चे हैं और यहाँ पे दोनों बच्चे सेटल हो गए अपने अपने घरों में। अब ये तो इसमें इंडिपेंडेंट बच्चा कौन सा है? x है, y का तो इसमें नहीं है, y तो डिपेंड कर रहा है माँ बाप पे। x इंडिपेंडेंट है तो x की सीरीज़ नीचे आएगी विदाउट अंडर रूट। आपको आती है कोरिलेशन का फार्मूला, x की सीरीज़ क्या है? n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। आप b का फार्मूला याद करने के बजाय खुद तैयार करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। जब भी आप रिग्रेशन का क्वेश्चन करें, आपको क्या चाहिए?
एक्स कॉलम चाहिए, वाई कॉलम चाहिए। आपने उसमें से ये निकालना, उसमें से ये निकाला, ठीक है, या ये होगा तो इसमें से ये निकलेगा। और फिर बी का फार्मूला बना लेंगे कोरिलेशन को मॉडिफाई करते हुए। कोरिलेशन वाले फार्मूला का ऊपर वाला हिस्सा आ गया, जजर नहीं आएगा इसमें, और नीचे जो इंडिपेंडेंट है वो सिर्फ आएगा, बटे के नीचे इंडिपेंडेंट आएगा। यहाँ जैसे y ओवर x है, यहाँ पे x ओवर y है। ये हमारे हिंट हैं, ये MCQs में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन पूछें जी, क्योंकि हमने रिग्रेशन मालूम करना है तो हम फार्मूला तैयार करना सीख रहे हैं। फिर इस फार्मूला को हम कॉलम बनाएंगे, y समीशन का निकालेंगे, x y कॉलम। अभी क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ठीक है। अभी हम फार्मूला सीख रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसका फार्मूला मुझे बना के देंगी रिदा। रिदा आप घबराना शुरू कर दें। अभी यहाँ पे बी लिखा मैंने, आपको पता है लाइन से फार्मूला हमने निकाला या पियरसन से निकाला है। लाइन के ऊपर सीरीज सेम आएगी कोरिलेशन वाली, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन y ओवर कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है, n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब a का फार्मूला बनाना है हमने। a का फार्मूला कैसे बनेगा? इस लाइन से बनेगा। अब ये देखें, ये लाइन है। अब हम a का फार्मूला इस लाइन से जनरेट करेंगे। b का हमने कोरिलेशन से जनरेट किया और x देख लिया, और x की सीरीज बटे के नीचे आई क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था। a का फार्मूला इससे निकालेंगे। आपको पता है a बाहर आ गया, a बाहर आ गया, y उसकी जगह अंदर चला गया, और प्लस की जगह माइनस आएगा, bx ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और y पे भी बार लग गया, x पे भी बार लग गया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, a का फार्मूला हमने रट्टा लगाने के बजाय इसी से निकालना है, ठीक है। आपको पता है b में माइनस थी तो a में भी माइनस ही होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसकी जगह रिप्लेस की। a का फार्मूला है तो a बाहर आ गया, y उसकी जगह अंदर चला गया, और माइनस आएगी क्योंकि जैसे b में माइनस है तो इसमें भी माइनस आएगी। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस ये याद रखने का एक तरीका है। और फिर bx साथ आ जाएगा, और फिर बार लग जाएगी दोनों पे, x और y पे। गॉट इट। अब यहाँ पे सना बताएं क्या होगा। a इज इक्वल टू x माइनस b y और x बार और y बार। तो आपको फार्मूलाज बनाने आ गए हैं। अब सॉल्व करेंगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में।